अच्छा, एक सवाल है, क्या छोटी बचत, मान लीजिए 1000 रुपए महीना, सच में लाखों बन सकती है? सुनने में तो मतलब थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, सुनने में बिल्कुल लगता है, पर ये मुमकिन है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, उसकी शक्ति से ये हो सकता है। अच्छा, वही जिसे कई लोग दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। बिल्कुल। तो आज इसी पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। समझते हैं ये है क्या, भारत में ये कैसे काम करता है। और कैसे कोई भी आम इंसान, साधारण कमाई वाला भी इसका फायदा उठा सकता है ना? हाँ बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे पास सारिका की एक कहानी है जो हमें स्रोतों से मिली है। एक 27 साल की बैंक कर्मचारी। ठीक है, तो आज का हमारा मकसद यही है कि कंपाउंडिंग के सिद्धांत को समझें, सालिका की इस यात्रा से सीखें और देखें कि अपने वित्तीय लक्ष्यों को पाने के लिए इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए सारिका की बात करते हैं। 27 साल की उम्र, बैंक में जॉब और सैलरी थी कोई 35,000 रुपए महीना। ठीक है। अब वो हर महीने 10,000 रुपए बचा भी रही थी, जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छा है। हाँ बिल्कुल, काफी अच्छी बचत है ये तो। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि कई साल बीत गए और उसके सेविंग्स अकाउंट में जमा हुए सिर्फ मुश्किल से 4 लाख रुपए। ओह, बस इतना? हाँ, और ऊपर से महंगाई। मतलब उस 4 लाख की जो असली कीमत थी वो तो और भी कम हो गई ना समय के साथ। बिल्कुल, इन्फ्लेशन तो पैसे की कीमत खा जाता है। यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। उसकी मुलाकात होती है प्रकाश सर से, एक रिटायर्ड निवेशक। अच्छा। और वो उसे समझाते हैं कि देखो, सिर्फ बैंक में पैसा बचाना काफी नहीं है, पैसे को काम पे लगाना होगा, उसको बढ़ने देना होगा चक्रवृद्धि ब्याज से। मतलब ब्याज से पैसा बढ़ाना। हाँ, वही चक्रवृद्धि ब्याज। कह सकते हैं कि यहीं से सारिका की असल फाइनेंशियल समझ की शुरुआत हुई। तो फिर ये चक्रवृद्धि ब्याज आसान भाषा में समझाएंगी जरा? ये जो साधारण ब्याज होता है उससे इतना अलग क्यों है? हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत आसान है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ब्याज पर ब्याज मतलब? हाँ, जैसे आपने पैसा लगाया, उस पर आपको ब्याज मिला। अब अगले साल आपको अपनी शुरू की रकम और जो पिछले साल ब्याज मिला था, उन दोनों पे ब्याज मिलेगा। अच्छा, तो पैसा तेजी से बढ़ता है फिर तो? हाँ बिल्कुल, जैसे वो स्नोबॉल होता है ना, पहाड़ से लुढ़कता हुआ धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, ये कुछ वैसा ही है। साधारण ब्याज में क्या होता है, आपको ब्याज सिर्फ आपकी शुरुआती रकम पर ही मिलता रहता है हर साल। तो उसमें बढ़ोतरी काफी धीमी होती होगी। बहुत धीमी। इसीलिए तो कहते हैं कि कंपाउंडिंग में समय का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, मतलब जितनी जल्दी कोई शुरू करे उतना ही बड़ा फायदा। आप सोचिए ना, अगर सारिका अगले 10 साल सिर्फ 10,000 रुपए महीना अपने सेविंग्स अकाउंट में रखती रहती तो क्या होता? तो शायद 12 लाख मूलधन और थोड़ा सा ब्याज मिलता, कुल मिला के 13-14 लाख रुपए। हाँ, मुश्किल से। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज से, जैसा हम आगे देखेंगे, नतीजा कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो सारिका ने फिर क्या कदम उठाए? प्रकाश सर की सलाह पर उसने क्या किया? देखिए, सबसे पहले उसने सीखना शुरू किया। ये बहुत जरूरी था। सीखना किस तरह का? जैसे कुछ फाइनेंस पर किताबें पढ़ी, शायद रिच डैड पुअर डैड का हिंदी वर्जन, और निवेश पर यूट्यूब चैनल्स वगैरह देखे। मतलब पहले अपनी जानकारी बढ़ाई। ठीक है, ज्ञान बढ़ाया। फिर बनाया एक बजट। वो 50-30-20 वाला नियम सुना है आपने? हाँ, सुना है। 50% जरूरतों पर खर्च, 30% अपनी इच्छाओं पर और 20% बचत और निवेश के लिए। बिल्कुल, उसको फॉलो करना शुरू किया। और एक बहुत बहुत जरूरी कदम उठाया, निवेश से भी पहले इमरजेंसी फंड बनाया होगा। एकदम सही। उसने पहले अपने 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा, जो करीब 2.1 लाख रुपए बनता था, उसे एक लिक्विड फंड में जमा किया। लिक्विड फंड ये क्या होता है? ये कम जोखिम वाले म्यूचुअल फंड होते हैं। इनकी खासियत यह है कि जरूरत पड़ने पर आप आसानी से पैसा निकाल सकते हैं 1-2 दिन में। ये इसलिए ताकि अगर कोई अचानक खर्च आ जाए तो अपने लंबे समय के निवेश को तोड़ना ना पड़े। समझ गया, ये तो बहुत जरूरी सेफ्टी नेट है। हाँ, बहुत जरूरी। ये सब करने के लिए अनुशासन और योजना तो चाहिए ही। तो इमरजेंसी फंड तैयार होने के बाद सारिका ने निवेश शुरू किया। कहाँ पैसा लगाया उसने? उसने अपने पैसे को बांटा। हर महीने करीब 5,000 रुपए उसने इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए डालने शुरू किए। SIP यानी वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, हर महीने छोटी किश्त वाला। हाँ वही। फिर 2,000 रुपए पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF में डाले। अच्छा, PPF तो सरकारी योजना है, काफी सुरक्षित मानी जाती है। बिल्कुल। और 1,000 रुपए उसने
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGB में लगाना शुरू किया। ये सरकार की तरफ से जारी गोल्ड में निवेश का एक तरीका है। तो मतलब इक्विटी में भी, डेट, PPF में भी और गोल्ड में भी पैसा फैला दिया। हाँ, इसी को कहते हैं विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन। अपना पैसा अलग अलग तरह की संपत्ति में लगाना। इससे क्या होता है कि बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम थोड़ा कम हो जाता है। अगर एक चीज अच्छा नहीं कर रही तो शायद दूसरी संभाल ले। लेकिन ये सब अलग अलग चीजें, इक्विटी फंड, PPF, गोल्ड बॉन्ड, क्या एक नए निवेशक के लिए इन्हें समझना और संभालना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल नहीं होता? कंफ्यूजिंग? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। शुरू में ये मुश्किल लग सकता है, कंफ्यूजिंग भी। इसीलिए सारिका ने पहले रिसर्च की, सीखा और जैसा हमने बात की, शायद प्रकाश सर जैसे किसी मेंटोर से मार्गदर्शन भी लिया। आजकल तो सर्टिफाइड वित्तीय सलाहकार भी हैं। अगर किसी को ज्यादा मुश्किल लगे तो उनकी मदद भी ली जा सकती है। डरने के बजाय समझने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे सब समझ आने लगता है। सही कहा। अच्छा, निवेश तो ठीक है, पर क्या सारिका ने अपनी आय बढ़ाने के लिए भी कुछ किया? हाँ, किया ना। उसे गणित पढ़ाने का शौक था, तो उसने सोचा क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। कैसे? उसने YouTube पर एक चैनल शुरू किया जहां वो गणित के टिप्स और ट्रिक्स सिखाती थी। धीरे धीरे वो चैनल चल निकला और उसे कुछ निष्क्रिय आय, मतलब पैसिव इनकम भी होने लगी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, साइड हसल। बिल्कुल। और साथ ही उसने टैक्स बचाने पर भी ध्यान दिया। जैसे धारा 80C के तहत जो निवेश पर टैक्स छूट मिलती है और 80D जो स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर छूट देती है, उनका फायदा उठाया। टैक्स प्लानिंग भी जरूरी है। देखिए, सारिका की कहानी तो बहुत प्रेरित करती है, पर हमें ये भी मानना पड़ेगा कि भारत में बहुत से लोग कुछ आम चुनौतियों का सामना करते हैं निवेश को लेकर। हाँ, क्या है वो आम चुनौतियां? एक तो लोग अक्सर निवेश शुरू करने में बहुत देर कर देते हैं, सोचते रहते हैं, सही समय का इंतजार करते रहते हैं। दूसरा, जोखिम लेने से डरते हैं, खासकर शेयर बाजार जैसे विकल्पों में पैसा लगाने से। हाँ, ये शेयर बाजार वाला डर तो बहुत आम है। लगता है कि पैसा डूब जाएगा, है ना? और तीसरा, अनुशासन की कमी। मतलब शुरू तो कर देते हैं, पर नियमित रूप से निवेश नहीं कर पाते। कभी किया, कभी छोड़ दिया। तो ये जो डर है, खासकर इक्विटी या शेयर बाजार को लेकर, इसे कम करने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, डर को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है ज्ञान और छोटी शुरुआत। अच्छा। पहले थोड़ा पढ़ें, समझें कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। आजकल तो बहुत जानकारी उपलब्ध है। फिर बिल्कुल छोटी रकम से शुरू करें। डर लग रहा है तो सिर्फ 500 या 1000 रुपए प्रति माह से SIP शुरू करें। जब आप खुद देखेंगे कि आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है तो अपने आप भरोसा बढ़ेगा। सही है, छोटा कदम। और निवेश को ऑटोमेट कर देना, जैसे SIP के जरिए, वो अनुशासन बनाए रखने में बहुत मदद करता है। हर महीने तय तारीख पर पैसा अपने आप कट जाता है, आपको सोचना नहीं पड़ता। तो इन सब कदमों का, सारिका की मेहनत का 10 साल बाद क्या नतीजा रहा? नतीजा काफी शानदार था। आप अंदाजा लगाइए। बताइए ना। उसका जो निवेश पोर्टफोलियो था वो बढ़कर करीब 40 लाख रुपए का हो गया था। क्या बात है, 41 लाख? कहाँ वो शुरू के 4 लाख और कहाँ ये? है ना? और वो YouTube चैनल याद है, मैथ्स वाला? हाँ। उससे हर महीने लगभग 20,000 रुपए की पैसिव इनकम आ रही थी। अरे वाह, मतलब डबल फायदा। बिल्कुल। इतना ही नहीं, इस बढ़े हुए पैसे से उसने अपने माता पिता के लिए घर खरीदने में डाउन पेमेंट के लिए मदद की और अपना एक छोटा ऑनलाइन कोचिंग सेंटर भी शुरू कर लिया। ये तो कमाल की तरक्की है। याद है, हमने शुरू में तुलना की थी कि अगर वो सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखती तो शायद 13-14 लाख होते। हाँ, और देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज, सही निवेश और थोड़ी हिम्मत से नतीजा क्या हुआ? 45 लाख, और साथ में पैसिव इनकम भी। सच में अविश्वसनीय लगता है ये। तो सारिका की कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि समय और अनुशासन, ये दो आपके सबसे बड़े सहयोगी हैं आपकी वित्तीय यात्रा में। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति समय, अनुशासन और सही निवेश विकल्पों के चुनाव से ही पूरी तरह सामने आती है। बिल्कुल। उसकी कहानी दिखाती है कि छोटे पर लगातार उठाए गए कदम वाकई बड़े वित्तीय परिणाम दे सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा से क्या मुख्य बातें लेकर जानी चाहिए? कोई अगर सुन रहा है तो उनके लिए क्या व्यवहारिक कदम हो सकते हैं सारिका से प्रेरित होकर? देखिए, पहला तो ये कि अपने आर्थिक लक्ष्य लिखें। आपको पता होना चाहिए कि आप पैसा क्यों बचा रहे हैं, क्यों निवेश कर रहे हैं। ठीक है, लक्ष्य तय करें। दूसरा, छोटी शुरुआत करें, हिचकिचाएं नहीं। चाहे वो 1000 रुपए महीने की SIP हो या PPF में छोटा सा योगदान,
बस पहला कदम उठाना जरूरी है। तीसरा, वो इमरजेंसी फंड वाली बात, वो ना भूलें। हाँ, वो सुरक्षा कवच बहुत जरूरी है। और चौथा, ये सोचें कि क्या आपके पास भी सारिका की तरह कोई हुनर या शौक है जिससे आप साइड में कुछ आय बना सकते हैं। ये सोचने वाली बात है, साइड हसल का आइडिया। और शायद सबसे जरूरी बात यही है कि इंतजार मत कीजिए, आज ही अभी कोई छोटा सा ही सही पहला कदम उठाइए। बिल्कुल सही कहा। आज का दिन ही सबसे अच्छा दिन है शुरू करने के लिए। और हाँ, अगर ये जानकारी किसी को उपयोगी लगी हो और वो चाहें कि हम इस तरह की और जानकारी लाते रहें, तो हमारे इस प्रयास में सहयोग करने के लिए विवरण में दिए गए UPI लिंक का उपयोग किया जा सकता है। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सारिका ने गणित पढ़ाने के अपने कौशल का इस्तेमाल किया अपनी आय बढ़ाने और निवेश को गति देने के लिए। ऐसा कौन सा अनोखा कौशल आपके पास है जिसका उपयोग आप न केवल आय बढ़ाने के लिए बल्कि अपनी निवेश यात्रा के साथ साथ अपने व्यक्तिगत विकास को भी रफ्तार देने के लिए कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।